सेक्टर अधिकारी, सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, इनके संदर्भ में कानून और व्यवस्था की जानकारी अद्यतन करने के लिए आज हम पार्ट 2 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 1860 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, ताकि आप स्वतंत्र निर्भीक होकर के चुनाव का कार्य आप करवा सकें। पार्ट 1 में हमने जो सीआरपीसी की जो धाराएं थी उसके बारे में मैंने आपको बताया, और अब हम पार्ट 2 में भारतीय दंड संहिता की बात करेंगे और पार्ट 3 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के जो प्रावधान हैं उनकी बात करेंगे। कानून और व्यवस्था अच्छे ढंग से बनी रहे। अपराध के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि अपराध 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कोग्निजेबल ऑफेंस होता है जिसको संज्ञेय अपराध कहते हैं, जांच अधिकारी बिना वारंट के आरोपी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये गंभीर प्रकृति का होता है, पुलिस को तुरंत एक्शन लेना होता है। और असंज्ञेय अपराध जिसमें जांच अधिकारी बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो इस प्रकार चुनाव में जो भ्रष्ट आचरण क्या है या निर्वाचन संबंधी अपराध क्या है, उनके संबंध में कौन से असंज्ञेय अपराध है, कौन से संज्ञेय अपराध है, उससे सुसंगत कानून के बारे में जो 3 मेजर कानून हैं, दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973, भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पेनल कोड जिसको आईपीसी बोलते हैं, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट आरपी एक्ट 1951। तो इसमें हमने दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में भाग 1 में महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर ली है। भाग 2 में हम दंड प्रक्रिया जो भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पेनल कोड आईपीसी है, उसकी धारा जैसे 153 ए क्या कह रही है, 153 डबल ए क्या कह रही है, 153 बी है या 171 ए है, बी सी डी ई एफ जी एच आई और 505, इसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो एक जोनल मजिस्ट्रेट को ध्यान में होना चाहिए, जो एक सेक्टर अधिकारी के ध्यान में होना चाहिए, ताकि वो निर्भीक होकर के लोकतंत्र का उत्सव मना सके और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न करवा सके। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में हम भाग 3 में अध्ययन करेंगे। अब बात आती है दंड, भारतीय दंड संहिता, इसकी धारा 153 है। ये धारा ये कहती है कि धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता, संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। तो ये अब आप देखेंगे कि प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एटसेट्रा। तो ये आपके जो इसके अंदर है वो धारा ये कहती है कि जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह, जातियों या समुदाय के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावना धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, अथवा ऐसा कोई कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, जो लोक शांति में विघ्न डालता है या जिससे उसमें विघ्न पड़ता है, संभाव्य हो। ऐसा कोई अभ्यास
आंदोलन, कवायद या अन्य ऐसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाए। तो इस प्रकार के अगर कोई ये काम करते हैं जो इसमें हिंसा का या आपराधिक बल का प्रयोग करें या उसके लिए कोई ट्रेंड करने की कोशिश करता है, तो इसमें ऐसे धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति समुदाय के बीच चाहे किसी भी कारण से भय या संतरास या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होनी संभाव्य है, तो वह कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये आईपीसी की धारा कहती है। अब आईपीसी की धारा 153A क्लोज 2 क्या कहता है कि पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध, जो कोई उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में हो या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो करेगा, वह कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सके दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडित होगा और ये दंडनीय है। तो ये आपके पूजा स्थान में कोई अपराध करता है तो ये अपराध है, वो संज्ञेय है, अपराध है, संज्ञेय अपराध है, अजमानतीय है, असामान्य है और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अब आईपीसी की धारा 153AA ये कहती है कि किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेने के लिए दंड, जैसे जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की धारा 144 के अधीन जारी की गई लोक सूचना या किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाता है या सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण या आयुध सही जानबूझकर संचालन आयोजन करता है, उसमें भाग लेना है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास हो सकेगी, जुर्माने से जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। आयुध से अपराध या बचाव के लिए हथियार के रूप में डिजाइन की गई या अपनाई गई किसी भी प्रकार की कोई वस्तु अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत अग्निशस्त्र, नुकीली धार वाला हथियार, लाठी, डंडा और छड़ी भी है। अपराध ये संज्ञेय है, अजमानतीय है, असामान्य है और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा ये विचारणीय है। अब आईपीसी की धारा 153B कहती है कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्राख्यान, इम्पुटेशन, assertions prejudicial to nation integration, जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा या अन्यथा ऐसा कोई लांछन लगाएगा, प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्ति के कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक या जाति या समुदाय के सदस्य विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते या भारत की प्रभुता और अखंडता की मर्यादा नहीं रख सकते, अथवा वे प्रख्यान या परामर्श देगा, सलाह देगा, प्रचार करेगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से कि वे धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई, प्रादेशिक समूह या जाति या समुदायिक सदस्य भारत के नागरिक के रूप में अधिकार न दिए जाए, उन्हें उनसे वंचित किए जाए, अथवा किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाध्यता के संबंध में इस कारण कि वे धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई, प्रादेशिक समूह, जाति, समुदायिक सदस्य कोई प्रख्यान करेगा, परामर्श देगा, अभिवाद करेगा, अपील करेगा, प्रकाशित करेगा और ऐसे प्रख्यान, परामर्श, अभिवाद और अपील से ऐसे सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के बीच असामंजस्य या शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होना संभाव्य है,
तो वह कारावास जो 3 वर्ष का हो सकेगा, जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। जो कोई उपधारा 1 में विनिर्दिष्टित कोई अपराध किसी उपासना स्थल में या धार्मिक उपासना या धार्मिक कर्म करने में लगे हुए किसी जमाव में करेगा, वह कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जा सकेगा, जुर्माने से भी दंडित नहीं होगा। अपराध का वर्गीकरण देखा जाए तो ये संज्ञेय अपराध है, ये अजमानतीय है, ये असामान्य है और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अब बात आती है जो आईपीसी की धारा 171A अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित। कैंडिडेट कौन है और इलेक्ट्रोल राइट्स, जो इलेक्ट्रल राइट है ये परिभाषित किया गया है। इस अध्याय के प्रयोजन के लिए अभ्यर्थी से वे व्यक्ति अभिप्रेत है जो निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्टित किया गया। अभ्यर्थी का मतलब कैंडिडेट है जिसने फॉर्म भरा है। निर्वाचन अधिकार से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार। कहने का मतलब है कि इसमें कोई अभ्यर्थी भी हो सकता है, अभ्यर्थी नहीं भी हो सकता है, फॉर्म भर दिया नाम वापस लेने वाला भी हो सकता है, वोट देने वाला भी हो सकता है, नहीं देने वाला भी हो सकता है। तो ये एक प्रकार निर्वाचन राइट है, उसका निर्वाचन राइट की बात की है इसमें। 171 जो बी है ये आईपीसी की धारा रिश्वत के बारे में बात करती है। ब्रीबेरी, जो कोई किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से पारितोषिक देता है कि वे किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को या किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है, स्वयं के लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई पारितोषिक किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्रतिकृत करता है, तो वह रिश्वत का अपराध करता है। परंतु लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन अपराध नहीं होगा। जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्तावना करता है या देने को सहमत होता है या उपराप्त करने की प्रस्तावना या प्रयत्न करता है, तो यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है। जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिग्रहित करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिग्रहित करता है। जो व्यक्ति ये बात करने के लिए जिसे करने का उसे आशय नहीं है, हेतु स्वरूप, या जो बात उसने नहीं कही है उसे करने के लिए इनाम के रूप में परितोषण प्रतिगृहित करता है, तो वह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में प्रतिगृहित किया। कहने का मतलब रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों के संदर्भ में बात कही है, ये रिश्वत भी एक अपराध है। अब बात है कि अंडू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन, निर्वाचनों में असमयिक असर डालना। ये आपके आईपीसी की धारा 171C है कि जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छया हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में असमयिक असर डालने का अपराध करता है। 2 उपधारा 1 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई किसी अभ्यर्थी या मतदाता को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबंध है किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी टेकता है। किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वे या ऐसा कोई व्यक्ति जिससे वे हितबंध है देवीय प्रसाद, देवता कोई थार दोष कर देला अथवा आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा, या ये समझा जाएगा उपधारा 1 के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है। लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वेद अधिकार का प्रयोग मात्र जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा। तो ये आपके जो धारा 171C है निर्वाचन में अंडू आपके
इन्फ्लुएंस क्या है उसके बारे में है, असामयिक असर क्या है। अब बात आती है 171 डी, निर्वाचनों में प्रतिरूपण। मोटा मोटी अपन कहते हैं कि ये तो फर्जी वोट डाल रहा है, बार बार फर्जीवाड़ा कर रहा है, उसको यहाँ निर्वाचनों में प्रतिरूपण। पर्सनेशन एट इलेक्शंस, ये 171 डी में अपराध है। जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत या किसी काल्पनिक नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है या मत देता है, ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात उसी निर्वाचन में अपने नाम के मतपत्र के लिए आवेदन करता है, जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उप्राप्त करता है या उपप्त करने का प्रयत्न करता है, तो वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है। अब बात आती है 171 आपके डी। अब इसमें ये ध्यान रखने की बात है, परंतु ये तब जब कि इस धारा में का कुछ भी उस व्यक्ति को लागू नहीं होगा जिसको तत्समयक प्रवर्त किसी विधि के तहत किसी मतदान के लिए प्रॉक्सी करे। अगर मान लीजिए सर्विस वोटर है, क्लासिफाइड सर्विस वोटर है, उस लिस्ट में अगर किसी को प्रॉक्सी नियुक्त कर दिया तो उसके लिए वो प्रतिरूपण ये नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। अब बात आती है रिश्वत के लिए दंड 171 ई। जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, वे दोनों में से किसी, पीछे रिश्वत की धारा आई थी, उसके दंड का वर्णन है। दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, परंतु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दंडित की जाएगी। सत्कार से रिश्वत का वे रूप अभिप्रेत है जो परितोषण, खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में। अपराध ये असंज्ञेय है, जमानती है, असामान्य है और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अब बात आती है जिसने असम्यक असर डाले थे उसमें क्या दंड है, ये 171 एफ में। जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक अनड्यू इफेक्ट असर डालने वाला या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, दोनों में ही है, प्रतिरूपण के भी लिए दंड सेम है, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष की हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये भी अपराध असंज्ञेय है, अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, जमानती है, असामान्य है और प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अब है 171 जी, निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन, फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत शील और आचरण के संबंध में तथ्य का कथन तात्पर्य होने वाले कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा जो मिथ्या है, जिसका मिथ्या होना वह जानता है या विश्वास करता है, अथवा जिसके सत्य होने पर वह विश्वास नहीं करता, वह जुर्माने के दंड से दंडित किया जाएगा। और ये भी अगर कोई इस प्रकार का मिथ्या कथन करता है, अपराध है, ये असंज्ञेय है, जमानती है, असामान्य है और प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अब बात आती है 100 आईपीसी की धारा 171 एच, निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय, इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विथ एन इलेक्शन। जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किए हो जो कुल मिलाकर 10 रुपये से अधिक न हो, उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए हो 10 दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो वह समझा जाएगा उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए।
अपराध तो है ही है, असंज्ञेय है, जमानती है, असमन्य है और प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा ये विचारणीय है। तो ये है आपके अवैध संदाय के संदर्भ में बात। अब बात आती है कि निर्वाचन के जो लेखे रखने में असफलता है, ये 171 आई है। फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स, जो कोई किसी तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वे निर्वाचन में या निर्वाचन के संदर्भ में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सके दंडित किया जाएगा। ये अपराध है, असंज्ञेय है, जमानती है, असमन्य है और प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट द्वारा ये विचारणीय है। अब बात आती है आईपीसी की लास्ट धारा है चुनाव के संदर्भ में 505, लोक रिष्टि वक्तव्य, मतलब शरारती, मिस्चीफ, स्टेटमेंट कंडक्टिंग टू पब्लिक मिस्चीफ, जो कोई किसी कथन या जनश्रुति रिपोर्ट को इस आशय से जिससे कि वह संभव हो कि भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का कोई ऑफिसर, सैनिक, नाविक या वायु सैनिक विद्रोह करे या अन्यथा वे अपने उस नाते अपने कर्तव्य की अवहेलना करे या उसके पालन में असफल रहेगा, अथवा इस आशय से कि जिससे ये संभव हो जाए कि लोक या लोक के किसी भाग को ऐसा भय या संत्रासकारित हो जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो, इस आशय से कि जिससे ये संभव हो कि उस व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उद्दीप्त किया जाए, रचेगा, प्रकाशित करेगा, परिचालन करेगा, वह कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार का कोई अपराध करता है। विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा, वैमनस्य या संप्रवर्तित करने वाले कथन, जो कोई जनश्रुति या संत्रासकारी समाचार अंतर्विष्ट करने वाले किसी कथन या रिपोर्ट को इस आशय से कि जिससे ये संभव हो जाए कि विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई, प्रादेशिक समूह, जातियों, समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं धर्म, मूलवंश, स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति, समुदाय के आधार पर अन्य किसी आधार पर पैदा या संप्रवर्तित हो, रचेगा, प्रकाशित करेगा, परिचालित करेगा, तो कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। पूजा के स्थान, ये जो पीछे आई थी उसके बारे में दंड का वर्णन है। पूजा के स्थान के संदर्भ में किया गया उपधारा 2 के अधीन अपराध, जो कोई उपधारा 2 में विदर्शित अपराध जो पूजा के स्थान या किसी जमाव या धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म में लगा हुआ हो करेगा, कारावास जो 5 वर्ष का हो सके दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित हो जाएगा। ऐसा कोई कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट इस धारा के अंतर्गत अपराध की कोटि में नहीं आती जब उसने रचने वाले, प्रकाशित वाले या परिचालन करने वाले व्यक्ति के पास इस विश्वास के लिए युक्तियुक्त आधार हो कि ऐसा कथन, जनश्रुति, रिपोर्ट सत्य है और वो उसे सद्भावपूर्वक या पूर्वोक्त जैसे किसी आशय के बिना रचता है, प्रकाशित करता है या परिचालित करता है। अपराध है ये, असंज्ञेय है, अजमानती है, असमन्य है, कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। और तो ये आपके इसके 505 में जो शुरुआती 153 में वो आए उस धाराओं के संदर्भ में अपराध है, संज्ञेय है, अजमानती है, असमन्य है, कोई भी मजिस्ट्रेट। तो आपको थैंक यू। आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको चुनाव संबंधी नवीनतम अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। और आगामी भाग 3 शीघ्र ही आपके सामने ये सही होगा। उसमें अपन बात करेंगे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो भाग 1 में CRPC, भाग 2 में IPC और भाग 3 में RP एक्ट की जो सुसंगत धाराओं में जो अपन अध्ययन हो जाए